अच्छा, जब हम क्विकली जो है रिवाइज़ कर लेंगे यही टॉपिक विच इज़ हाइपरथायरॉयडिज़म या थायरोटॉक्सिकोसिस इरफान मसूद से, ठीक है। इंट्रोडक्शन में इसने सबसे पहले थायरोटॉक्सिकोसिस की क्लिनिकल टाइप्स बताई हैं जो हम बेले एंड लेव से डिस्कस कर चुके हैं, विच वॉज नंबर 1 डिफ्यूज़ टॉक्सिक गोइटर, जिसको हम ग्रेव्स डिजीज़ कहते हैं। ये मोस्ट कॉमन टाइप है थायरोटॉक्सिकोसिस की, ठीक है, डिफ्यूज़ टॉक्सिक गोइटर। दूसरा है टॉक्सिक नोड्यूलर गोइटर। तीसरी टॉक्सिक नोड्यूल, ठीक है। एंड लास्टली हाइपरथायरॉयडिज्म ड्यू टू रेयर अदर कॉजेज़ में आता है। ड्रग्स में जैसे थायरोक्सिन भी हाइपरथायरॉयडिज्म करवा सकती है, ठीक है। इसी तरह आयोडीन 131 के साथ ट्रीटमेंट। स्ट्रोमा ओवेराई, स्ट्रोमा ओवेराई एक्चुअली ट्यूमर होता है, ओवेरियन ट्यूमर है जो कि बहुत सारा थायरॉयड हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यानी ये थायरॉयड टिश्यू का ही होता है ट्यूमर ओवरीज में, ठीक है। तो ये इसमें फिर थायरॉयड हार्मोन प्रोड्यूस होता है, तो वही थायरोटॉक्सिकोसिस होगा। सब अक्यूट थायरोडाइटिस, ठीक है, इन्फ्लामेटरी कंडीशन है थायरॉयड की, उसमें भी थायरोटॉक्सिकोसिस होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। टीएसएच सिक्रीटिंग ट्यूमर जैसे पिट्यूटरी एडिनोमा, तो ये रेयर अदर कॉजेज़ हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के। मेनली ये 4 क्लिनिकल टाइप्स हैं। डिफ्यूज टॉक्सिक गोइटर, जिसको ग्रेव्स डिजीज़ कहते हैं, टॉक्सिक नोड्यूलर गोइटर, टॉक्सिक नोड्यूल एंड अदर कॉजेज़। फिर आती हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी थायरोटॉक्सिकोसिस। हम किसको कहते हैं? प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस आपने याद रखना है एसोसिएटेड होता है विद डिफ्यूज एंड वास्कुलर गोइटर, यानी उसमें पूरा ग्लैंड इनलार्ज होगा डिफ्यूजली और वास्कुलर होगा, ठीक है, प्राइमरी में डिफ्यूज एंड वास्कुलर गोइटर। लेकिन जो इसमें जो है ना प्राइमरी में एब्रप्ट ऑनसेट की डिजीज़ होती है, ठीक है, अचानक से। लेकिन रेमिशंस और एक्सरसेबेशंस इतनी इनफ्रीक्वेंट है। प्राइमरी में आप इतना याद रखें कि मसला जो है थायराइड ग्लैंड में होता है, ठीक है। इटसेल्फ जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव है, बहुत सारा एक्सेसिव अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन बना रहा है और उसके T3 T4 के लेवल ब्लड में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और तो इसमें जो प्राइमरी में है ना अचानक से ऑनसेट होता है, बट रेमिशंस एंड एक्सरसेबेशंस आर नॉट इनफ्रीक्वेंट, ठीक है। यानी कि इसमें जो रेमिशंस है और एक्सरसेबेशन होती है इस कंडीशन की, वो इतना इनफ्रीक्वेंट नहीं है, यानी फ्रीक्वेंटली होता है, ठीक है। और इस प्राइमरी में ही हाइपरथायरॉयडिज्म जो है वो ज़्यादा सिवियर होता है प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस में। वैसे तो हम ये दोनों वर्ड्स जो थायरोटॉक्सिकोसिस है और हाइपरथायरॉयडिज्म, ये टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हाइपरथायरॉयडिज्म सिर्फ हम कहते हैं ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉयड हार्मोन बाय थायरॉयड ग्लैंड, जबकि थायरोटॉक्सिकोसिस जो है वो एक ब्रॉड टर्म है। उसमें कोई भी ऐसी वजह जिस वजह की वजह से मतलब थायरॉयड हार्मोन बहुत ज़्यादा एक्सेस में है, किसी भी वजह से अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस थायरॉयड हार्मोन्स का है, या तो थायरॉयड ग्लैंड में मसला है या कहीं पे भी मसला है, तो उस ब्रॉड टर्म को हम थायरोटॉक्सिकोसिस कहते हैं। लेकिन हाइपरथायरॉयडिज्म में सिर्फ ग्लैंड ही है जो ज़्यादा हार्मोन बना रहा है, ठीक है। तो प्राइमरी में यही है, ग्लैंड में मसला है, एब्रप्ट होता है ऑनसेट वगैरह। हाइपरथायरॉयडिज्म इसमें ज़्यादा सीवियर होता है। इसमें कार्डियक फेलियर रेयर है और आई साइंस इसी में कॉमन है, ठीक है। इतना इसमें कार्डिक फेलियर नहीं है, वो सेकेंडरी में है। आई साइंस यहाँ पर कॉमन है, वहाँ सेकेंडरी में आई साइंस नहीं होते सिवाय लिड लैग और स्पाज्म के। यहाँ प्राइमरी में आई साइंस ज़्यादा कॉमन है। ग्रेव डिजीज़ इज प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस इसकी एग्जांपल है, ठीक है, ग्रेव्स डिजीज़। दूसरी होती है सेकेंडरी थायरोटॉक्सिकोसिस। उसमें जो है ना, अच्छा, इसमें प्राइमरी में मैं थोड़ी सी आपके कॉमन टाइप्स बता दूँ। ग्रेव्स डिजीज़ के अलावा टॉक्सिक मल्टी नोडुलर गोइटर, मतलब जो भी ग्लैंड्स की डिजीज़ हैं वो प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस में आ जाएगा, जिसमें थायरॉयड हार्मोन ज़्यादा बनते हैं। ग्रेव डिजीज़, टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गोइटर, टॉक्सिक एडिनोमा, थायरॉयडाइटिस, ठीक है। इसी तरह जॉर्ड बेस्टो इफेक्ट जो मैंने आपको बताया था, आयोडीन इंड्यूस्ड हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है, ठीक है। आयोडीन डेफिशिएंट इंसान जब बहुत सारा आयोडीन ले ले, मेडिकेशन या कंट्रास्ट आएगी इस सूरत पे, तो उसका थायरॉयड ग्लैंड जो है ना स्टार्व था आयोडीन के लिए, अब बहुत सारा आयोडीन आ गया तो वो ओवर प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, उसको कहते हैं जॉर्ड बेस्टो इफेक्ट, ठीक है। इसी तरह स्ट्रोमा ओवराई, तो ये भी जो है ओवेरियन ट्यूमर है जिसमें थायरॉयड टिश्यू होता है, तो थायरॉयड हार्मोन ज़्यादा बनाएगा, थायरोटॉक्सिकोसिस होगा। तो ये प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस। सेकेंडरी में मैंने आपको बताया ये रेयर होता है, इसमें ना थायरॉयड में मसला नहीं है, मसला पिट्यूटरी ग्लैंड में है या हाइपोथैलेमस में, वो TSH ज़्यादा बना रहे हैं, तो इसीलिए फिर थायरॉयड ज़्यादा स्टिमुलेट हो रहा है और T3 T4 ज़्यादा बन रहा है, ठीक है। तो इसमें इट इज़ एसोसिएटेड नोड्यूलर, क्योंकि TSH ऊपर से ज़्यादा बन रहा है स्टिमुलेट कर करके, तो इसमें हमें नोड्यूलर गोइटर मिलता है सेकेंडरी थायरोटॉक्सिकोसिस में। इंसीडियस ऑनसेट है, वहाँ सडन था, एब्रप्ट था, ये इंसीडियस है, पता ही नहीं लगेगा। हाइपरथायरॉयडिज्म यहाँ पे लेस सिवियर है, ठीक है। कार्डियक फेलियर सेकेंडरी में आपने याद रखना है कॉमन है, सेकेंडरी थायरोटॉक्सिकोसिस में, जहाँ मसला ऊपर के ही है, ठीक है, ग्लैंड में नहीं है। आई साइंस भी यहाँ पे इतने कॉमन नहीं, सिवाय लिड लैग और लिड स्पाज्म जो है ये भी रेयर है।
और टॉक्सिक नोडुलर गोइटर इज़ सेकेंडरी थायरोटॉक्सिकोसिस, ठीक है। अब वो नोडुलर गोइटर तो है, अब वो टॉक्सिक यानी उसमें थायरॉयड हार्मोन ज़्यादा बना रहा है, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी थायरोटॉक्सिकोसिस। इसकी एग्जांपल है, वहाँ पर भी हमने देखा था टॉक्सिक मल्टी नोडुलर गोइटर्स की एग्जांपल थी, नोड्यूल्स ऑटोनोमस हो जाती हैं और वो बहुत सारा थायरॉयड हार्मोन बना रही होती है इंडिपेंडेंट ऑफ द TSH, तो वहाँ पे भी टॉक्सिक मल्टी नोडुलर एग्जांपल थी। यहाँ पर वैसे TSH सिक्रीटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा एग्जांपल आ जाती है, या फिर HCG का कोई है ट्यूमर वगैरह है, ऐसी कंडीशन लाइक जैसे हाइड्रोडिफॉर्म मोल है या कोरियोकार्सिनोमा, जो मिमिक करेंगी TSH को और ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगी, ठीक है। ये भी इसमें एग्जांपल आ जाती है। अब क्लिनिकल फीचर पे आए, थायरोटॉक्सिकोसिस है पेशेंट को तो उसके थायरॉयड हार्मोन ज़्यादा है। अच्छा, क्लिनिकल फीचर में सबसे पहले सिम्टम्स आपने याद रखने हैं। ऑब्वियसली थायरोटॉक्सिकोसिस के सिम्टम्स जो हैं T3 T4 हार्मोन ज़्यादा होने की वजह से पेशेंट को जो है टायर्डनेस, ठीक है, इमोशनल लेबिलिटी, यानी ऑब्वियसली T3 T4 ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी, ऐसे समझें कि मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी है, मेटाबॉलिज्म हर चीज़ ज़्यादा है, तो उससे पेशेंट को टायर्डनेस और इमोशनल लेबिलिटी होगी, ठीक है। हीट इंटॉलरेंस याद रखिए, हाइपरथायरॉयडिज्म में हीट इंटॉलरेंस होती है, ठीक है, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। वेट लॉस होगा, ठीक है, बेशक एपेटाइट बहुत ज़्यादा है, मेटाबॉलिज्म फास्ट है, जो पेशेंट खा रहा है वो उसका डाइजेस्ट हो रहा है, हजम हो रहा है, और एपेटाइट भी ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद जो है वेट लॉस है, ठीक है, क्योंकि वो सारा मेटाबोलाइज होता जा रहा है। पाल्पिटेशंस होंगी, ठीक है, एरिथमियाज। अब उसके बाद आते हैं साइंस में हमें पेशेंट में जो है टैकीकार्डिया मिलता है, ठीक है, हार्ट रेट उसका ज़्यादा होगा, हॉट मॉइस्ट पाम्स होंगी, एक्सोफ्थेल्मोस जो आई बॉल्स हैं वो प्रोट्रूडेड होंगे। अच्छा, लिड लैग भी इसमें मिलता है और लिड रिट्रैक्शन, ठीक है, लिड लैग हमने देखा, लिड रिट्रैक्शन दोनों कंडीशंस। अच्छा, लिड रिट्रैक्शन जो है ये एबनॉर्मल अपवर्ड पोजीशनिंग हो जाती है अपर आईलिड की, तो ज़्यादा स्क्लेरा नज़र आता है, ठीक है, और ये था लिड रिट्रैक्शन। जबकि लिड लैग जो है वो मतलब डायनामिक स्टेट है, वो स्टेटिक था, ऐसे समझें, लिड रिट्रैक्शन स्टेटिक है, वो ऊपर है जिसकी वजह से स्क्लेरा ज़्यादा नज़र आ रहा है, लेकिन लिड लैग क्या है, ये डायनामिक स्टेट है, इसमें डिलेड डाउनवर्ड मूवमेंट होगी अपर आईलिड की। जब दोनों आंखें डाउनवर्ड हम कहेंगे, देखें पेशेंट को कहेंगे नीचे देखें, तो दोनों जो आईलिड्स हैं वो डिले मूव करेंगी, देर से मूव करेंगी, लैग कर रही है आईलिड, ठीक है। ये हमें मिलता है। एजिटेशन होगा साइन, ये भी हाइपरथायरॉयडिज्म का, गुस्सा ज़्यादा आएगा, और थायरॉयड गोइटर, ठीक है, इनलार्ज होगा थायरॉयड ग्लैंड। अच्छा, इसके अलावा कार्डियक रिदम से रिलेटेड हमें कुछ क्लिनिकल फीचर्स मिलते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिस तरह हम बार बार देख रहे हैं टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशन, तो यही हाइपरथायरॉयडिज्म में हार्ट रेट पेशेंट का फास्ट होगा, जो इवन स्लीप के दौरान भी परसिस्ट करेगा। ये इसमें कैरेक्टरिस्टिक है, जब पेशेंट सो भी रहा है तब तो हम काम होते हैं, रिलैक्सड होते हैं, तो उस टाइम पे भी पेशेंट का हार्ट रेट ज़्यादा होगा, ठीक है। इसके अलावा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ थायरोटॉक्सिक एरिथमियाज आर, किस तरह से जो है थायरोटॉक्सिक एरिथमियाज डेवलप करते हैं, उसमें इसमें थायरोटॉक्सिकोसिस में जो है मल्टीपल एक्स्ट्रा सिस्टलीज मिलती हैं, ठीक है, यानी एक्स्ट्रा बीट होती है, हार्ट बीट होती है। इसके अलावा पैरोसिज्मल एट्रियल टैकीकार्डिया भी इसमें होती हैं, पैरोसिज्मल एट्रियल फिब्रिलेशंस, ठीक है। टैकीकार्डिया जो है वो हमें पता है कि हार्ट रेट अगर 100 से ज़्यादा हो, ठीक है, वो है टैकीकार्डिया, लेकिन एट्रियल फिब्रिलेशन जो है वो उसमें रैपिड और इर्रेगुलर क्यूरिंग होती है एट्रिया की, ठीक है, जिसकी वजह से इर्रेगुलर और फास्ट हार्ट बीट होगी, ठीक हो गया। इसके अलावा परसिस्टेंट एट्रियल फिब्रिलेशंस, ऐसी परसिस्टेंट एट्रियल फिब्रिलेशन पहले पैरोसिज्मल है, फिर परसिस्टेंट, जो कि डाइजॉक्सिन ड्रग्स को भी ट्रीट नहीं करेंगी, ठीक है, उससे भी ट्रीट नहीं होंगी। उसके अलावा थायराइड वाले पेशेंट में हमें मायोपैथी मिलती है, यानी प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस उनमें होती है, ठीक है, प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस होगी, मसल वेस्टिंग, फटीग, ज़्यादातर ये शोल्डर्स और हिप के मसल्स में, ठीक है, तो मायोपैथी मिलती है, प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस। रिकवरी प्रोसीड्स एज द हाइपरथायरॉयडिज्म इज कंट्रोल, उसको कंट्रोल करेंगे तो मायोपैथी भी सही हो जाएगा। इसके अलावा थायरोडर्मोपैथी, जो मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई, पेरिटिबियल मिक्सिडिमा भी इसको कहते हैं, ये स्किन की थिकनिंग हो जाती है थायराइड में, हाइपरथायरॉयडिज्म में, ठीक है। क्यों? ये एक्चुअली हाइलुरोनिक एसिड ही होता है जो डिपॉजिट हो जाता है डर्मिस में और सबक्यूटिस में, तो इसको कहते हैं थायरोडर्मोपैथी। ये हो गया कंप्लीट इसके क्लिनिकल फीचर। अब देखें थायरोटॉक्सिकोसिस की जो पहली टाइप मैंने आपको बताई थी क्लिनिकल टाइप्स में, जिसको हम कहते थे डिफ्यूज़ टॉक्सिक गोइटर, ग्रेव्स डिजीज़, ठीक है, उसको थोड़ा सा इसने एलेबोरेट किया है। ग्रेव्स डिजीज़ आपने याद रखना है, प्राइमरी थायरोटॉक्सिकोसिस है, ग्लैंड में मसला है ऑटो इम्यून डिजीज़। कैसे होता है? ये डिफ्यूज़ टॉक्सिक गोइटर है, पूरा ग्लैंड इसमें इनलार्ज हो जाता है और वो थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा होता है, टॉक्सिक है, ठीक है।
टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है एक्चुअली। तो इसमें जो है टाइप 2 इसमें ना इम्यून सिस्टम ऑटो इम्यून है एक्चुअली। इसमें थायरॉयड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं जिसको हम थायरोट्रोपिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ भी कहते हैं। वो जाके TSH को मिमिक करती हैं, ठीक है। देखिए IgG एंटीबॉडीज़ होती हैं, थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ भी कहते हैं। ये TSH वाले जो रिसेप्टर्स हैं ना हमारे थायरॉयड ग्लैंड पे, उन पे जाके ये एंटीबॉडीज़ एक्ट करती हैं। जो रिसेप्टर हमारे फॉलिकुलर सेल्स पे हैं TSH रिसेप्टर्स, उन पे जाके ये एंटीबॉडी एक्ट करेगी और मिमिक करेगी कि TSH की तरह, उसी की तरह एक्ट करेगी कि भाई मैं TSH हूँ, ठीक है। तो उसको स्टिमुलेट करेगी जिस तरह TSH कर रहा होता है। तो उससे कंटिन्यूस स्टिमुलेशन होगी थायरॉयड ग्लैंड की, ठीक है। ये है ग्रेव्स डिजीज़। अब इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? अच्छा, जब वो उसको इस तरह से मिमिक करेगी तो फिर सेलुलर और स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे थायरॉयड ग्लैंड में। हाइपरप्लेजिया होगा, हाइपरट्रॉफी होगी, गोइटर हो जाएगा, ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, ठीक है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा थायरॉयडल मैनिफेस्टेशन हमें मिलती हैं, जो हम आगे भी देखेंगे कि इसमें ग्रेव्स डिजीज़ में हमें ग्रेव्स ऑफ्थेल्मोपैथी मिलती है। आइस के पीछे जो टिश्यू है वहाँ पे भी वही TSH के रिसेप्टर्स हैं जिस तरह हमारे थायरॉयड ग्लैंड में। तो यही एंटीबॉडीज़ उस टिश्यू को भी अटैक करती है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स करवाती है। तो हमारे आइस के पीछे, मतलब पेशेंट की आइस के पीछे फ्लूइड और इम्यून सेल्स जमा हो जाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू की प्रोलिफरेशन होती है फैट की, और बल्जिंग आइज यानी प्रोप्टोसिस होता है इसमें, ठीक है। तो ये ग्रेव्स ऑफ्थेल्मोपैथी। इसी तरह ग्रेव्स डर्मोपैथी भी होती है जिसको हम कहते हैं पेरिटिबल मिक्सिडीमा। उसमें भी यही ऑटोइम्यून मैकेनिज्म है। ऑटो एंटीबॉडीज़ और साइटोकाइंस जाके हमारे स्किन के फाइब्रोब्लास्ट को स्टिमुलेट करेंगी, ठीक है। तो उससे बहुत सारा ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन सिंथेसिस होगी और वो वाटर को ट्रैप करेगा। तो स्किन बिल्कुल लंपी सी, थिकन्ड, और स्पेशली शिन्स की जगह पे, तो इसीलिए पेरिटिबल मिक्सिडीमा कहते हैं। तो ऑल फीचर्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म यहाँ पे होंगे ग्रेव्स में, जो हमने पहले डिस्कस किए, जिसमें सिम्टम्स जो हैं टायर्डनेस, इमोशनल एबिलिटी, हीट इंटॉलरेंस, वेट लॉस, इंक्रीज एपेटाइट, पाल्पिटेशन। साइंस में टैकीकार्डिया, हॉट पाम, एक्सोफ्थेल्मोस, लिड लैग, लिड रिट्रैक्शन, एजिटेशन, थायरॉयड, गोइटर। फिर कार्डिक रिदम वाले प्रॉब्लम्स, फास्ट हार्टेड, स्लीप के दौरान भी, मल्टीपल एक्स्ट्रासिस्टली, पैरासिस्मल एट्रियल टैकीकार्डिया, एट्रियल फिब्रिलेशन एंड परसिस्टेंट एट्रियल फिब्रिलेशन नॉट रिस्पॉन्डिंग टू डाइजॉक्सिन, ठीक है। इसी तरह मायोपैथी भी हो रही है, मसल वीकनेस, और थायरॉयड डर्मोपैथी जिसको हम पेरिटिबल मिक्सिडीमा कह रहे हैं। तो वही सारे। गोइटर यहाँ पे जो होगा डिफ्यूज़ नॉन टेंडर होगा विथ थायरॉयड ब्रूई, यानी वास्कुलर होगा, उस पर हमें अस्कल्टेट करेंगे तो हमें जो है ब्रूई सुनाई देगी थायरॉयड ग्लैंड पे। डिफ्यूज़ किस्म का नॉन टेंडर एनलार्जमेंट होगी। यहाँ पर हमें ग्रेव डिजीज़ में जो आई साइंस मिलते हैं, लिड लैग और लीड रिट्रैक्शन जो हैं दोनों, ये ऑल काजेज ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म में हमें मिलते हैं, ठीक है। जो भी हाइपरथायरॉयडिज्म जिसमें TSH, T4, T3 और T3 T4 ज़्यादा बनते हैं, तो हाइपरथायरॉयडिज्म सब में हमें लिड लैग और लीड रिट्रैक्शन मिलता है। एक्सोफ्थेल्मोस सिर्फ याद रखें ग्रेव्स डिजीज़ में मिलता है, क्यों? जिसकी मैंने आपको ग्रेव्स ऑफ्थेल्मोपैथी की पैथोजेनेसिस समझाई कि पीछे जो है ना रेट्रो ऑर्बिटल स्पेस आइस के पीछे, वहाँ पे T सेल्स आके इन्फिल्ट्रेट करते हैं, ठीक है। हुआ यही कि TSH रिसेप्टर्स वही सेम है, यही एंटीबॉडीज़ वहाँ पे एक्ट करती हैं, इन्फ्लामेशन करवाती हैं, T सेल्स आते हैं, एडीमा होता है एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स का, ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन वहाँ पे एक्यूमुलेट करेगा, एडिपोसाइड्स का नंबर यानी फैटी इन्फिल्ट्रेशन भी होगी, वो भी उनका नंबर भी बढ़ेगा। तो आइज़ यूँ बाहर प्रॉप्टेड आइज़ होंगी, प्रोप्टोसिस होगा। दूसरा डिप्लोपिया, जो एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स हैं ग्रेव्स डिजीज़ में वो वीक हो जाते हैं, और इन्फ्लामेशन वगैरह की वजह से डिप्लोपिया भी होता है पेशेंट को। और सीवियर केसेस में पेपिलिडीमा एंड कॉर्नियल अल्सरेशन भी हो सकती है, ठीक है। ये भी आइज़ के चेंजेस आपने याद रखें, सीवियर में पेपिलिडीमा एंड कॉर्नियल अल्सरेशन। किस तरह से डायग्नोज किया जाता है ग्रेव्स डिजीज़ को? एक्चुअली इसकी जो कंडीशन है हाइपरथायरॉयडिज्म की टाइप है ना, तो सबसे पहले तो थायरॉयड फंक्शन टेस्ट करवाएंगे, उसमें T3 T4 हमें बढ़ा हुआ होगा, जिसने फिर फीडबैक के थ्रू इसको TSH को सप्रेस किया हुआ होगा, डिक्रीज TSH। रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक हम करवाएंगे, ठीक है। तो दोनों बायलेटरली डिफ्यूज़ इंक्रीज्ड अपटेक हमें मिलेगा, यानी जो है पेशेंट को हम रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है देंगे और पेशेंट स्वालो करेगा, तो प्रोब की मदद से फिर हम थायराइड का चेक करते हैं कितना आयोडीन उसने जो है लिया है 6 से 24 घंटों में। तो अगर हाई अपटेक है, स्पेशली हमें जो है ग्रेव्स डिजीज़ में आपने याद रखना है हाई अपटेक मिलता है, इसका मतलब है ग्लैंड बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव है, और ये कॉमन फाइंडिंग है ग्रेव्स डिजीज़ में, ठीक है। दोनों बायलेटरली डिफ्यूज़ इंक्रीज्ड अपटेक मिलेगा, हाई अपटेक मिलेगा। तीसरा टेस्ट होता है TSH रिसेप्टर एंटीबॉडीज़, क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज़ है ग्रेव्स डिजीज़, और ये एंटीबॉडीज़ हमें इसमें पॉजिटिव मिलती हैं। इस तरह से हम डायग्नोसिस करते हैं। अच्छा,
थायराइड आई डिजीज़ इसने समझाई है कि प्रोप्टोसिस की वजह एडल्ट्स में मोस्ट कॉमन वजह है थायराइड आई डिजीज़, ठीक है। बहुत सी वजूहत होती हैं, कार्सिनोमा भी हो सकता है, रेटिनोब्लास्टोमा, क्यों जो है प्रोप्टोसिस होता है, लेकिन एडल्ट्स में मोस्ट कॉमन वजह इसकी थायराइड आई डिजीज़ होती है प्रोप्टोसिस की, ठीक है। और कॉमनली ग्रेव्स डिजीज़ की वजह से होता है। उसमें डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न किस तरह है, इन्फीरियर रेक्टर्स, मीडियल रेक्टर्स एंड सुपीरियर रेक्टर। यानी आपने ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो ससेप्टेबल होता है ना, मे बी इसमें कनेक्टिव टिश्यू या तो ज़्यादा है, तो ज़्यादातर जो अफेक्ट होता है मसल आई का थायराइड आई डिजीज़ में सबसे ज़्यादा इन्फीरियर रेक्टस अफेक्ट होता है, उसके बाद मीडियल रेक्टस एंड देन सुपीरियर रेक्टस, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट हुआ है ग्रेव्स डिजीज़। अब देख लेते हैं थायरोटॉक्सिकोसिस की मैनेजमेंट। तो जिस तरह मैंने आपको पहले लेवल से इनसे समझाया कि सबसे पहले तो एंटी थायराइड ड्रग्स, जिसमें हमारी आती है प्रोपाइल थायोयूरेसिल, मेथिमाजोल, कार्बिमाजोल, ये डिफरेंट एंटी थायराइड ड्रग्स होती हैं, ठीक है। अब ये एजेंट्स करते क्या हैं, ये थायराइड पर ऑक्सीडेज को इनहिबिट करती हैं, तो इसीलिए फिर थायराइड हार्मोन बनने नहीं देंगे, ठीक है। थायरोटॉक्सिकोसिस है ना, T3 T4 ज़्यादा बन रहा है, तो उसको बनने ही नहीं देंगे, थायराइड पर ऑक्सीडेज को इनहिबिट करेंगी। तो ये प्रोपाइल थायोरेसिल आल्सो जो है ना पेरीफ्री में भी T3 को T4 में कन्वर्ट नहीं होने देती, इसके ये भी एडिशनल इसका फ़ायदा है प्रोपाइल थायोरेसिल का, T3 to T4 नहीं कन्वर्ट होने देगी। अच्छा, जो मेथिमाजोल है, ये मेथिमाजोल प्रेगनेंसी में याद रखें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है और लैक्टेशन में नहीं देनी होती, ठीक है। प्रोपाइल थायोरेसिल ही है जो कि प्रेगनेंसी में दी जा सकती है और लैक्टेशन के दौरान, ठीक है, सेफ़ होती है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट कितना होता है, वैसे हम जो है थायरोटॉक्सिकोसिस में हाइपरथायरॉयडिज्म अगर माइल्ड केस है तो 6 महीने तक ड्रग दी जाती हैं एंटी थायराइड ड्रग्स, सिवियर केसेस में 2 सालों तक, ताकि पेशेंट जो है यूथायराइड स्टेट तक आ जाए। सिवियर में 2 साल में आए, माइल्ड में 6 महीने। कितना डोज, ये जो कार्बिमाजोल है ये 30 to 40 मिलीग्राम रोज़ाना देनी होती है, लेकिन मेथिमाजोल का थोड़ा सा ज़्यादा है, 40 to 60। एंड प्रोपाइल थायोरेसिस 400 to 600 मिलीग्राम डेली, इसको डिवाइड करके देना है इन सबको, ठीक है। इनके डोजेज़ हैं। एडवांटेज ये है कि इनसे रैपिड कंट्रोल हो जाता है, कोई इनका परमानेंट इफेक्ट नहीं होता। लेकिन एक और एडवांटेज है कि ये एंटी थायराइड ड्रग्स देने से सर्जरी नहीं करनी पड़ेगी, ना ही रेडियो एक्टिव आयोडीन मटीरियल यूज़ करना पड़ेगा, दवाइयों से ये सही हो जाएगा पेशेंट। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि इसमें रिलैप्स का रिस्क ज़्यादा होता है। एक बार पेशेंट यूथायराइड हो जाएगा नॉर्मल, उसका थायराइड लेवल्स आ जाएंगे, दोबारा से जो है हाइपरथायरॉयडिज्म, थायरोटॉक्सिकोसिस हो जाता है। ये इन ड्रग्स का थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। ड्रग्स के फिर साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको पता होने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाइपर सेंसिटिविटी रैश, सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन ये है कि हाइपर सेंसिटिविटी रैश करवाती हैं एंटी थायराइड ड्रग्स। दूसरा ये ए ग्रेनुलोसाइटोसिस और ए प्लास्टिक अनीमिया, मोस्ट सीवियर इनका साइड इफ़ेक्ट होता है, ए ग्रेनुलोसाइटोसिस, ए प्लास्टिक अनीमिया। अच्छा, मेथिमाजोल जो है ये न्यूबॉर्न्स में क्रेटिनिज्म करवा सकती है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है मेथिमाजोल, तो इसीलिए हम इसको कॉन्ट्रा इंडिकेट कर रहे थे, ये क्रेटिनिज्म कराएगी। अच्छा, इसके अलावा अगला ट्रीटमेंट है, ड्रग्स के अलावा हम थायरोटॉक्सिकोसिस के लिए एक और ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं, रेडियो एक्टिव आयोडीन। ये मैंने आपको समझाया, इसका सिंगल डोज होता है और ये ना थायराइड सेल्स को जाके ये आयोडीन डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि वो थायराइड बहुत सारा हार्मोन्स बना रहे हैं, उनको ही डिस्ट्रॉय कर देना है सिंगल डोज दे के। तो थायरोटॉक्सिक पेशेंट में हम ये यूज़ करते हैं जिनको स्मॉल टू मॉडरेट गोइटर हो, स्मॉल या मॉडरेट इन्लार्जमेंट हो गई हो थायराइड ग्लैंड की, आई साइंस लेकिन ना हो, नो आई साइंस, तो उनमें हम ये यूज़ करते हैं। मोस्ट पेशेंट जिनको ग्रेव्स डिजीज़ है, ऑटो इम्यून वाली थायरोटॉक्सिकोसिस, उनमें भी रेडियो एक्टिव आयोडीन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, कभी भी प्रेगनेंसी में नहीं देनी, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। बाकी ग्रेव्स ऑफ्थेल्मोपैथी अगर है, आई डिजीज़, वो भी वर्स हो सकती है, तो रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, यानी रिस्क है, रेस दी जा सकती है, लेकिन रिस्क और बेनिफिट्स को देखते हुए ग्रेव्स ऑफ्थेल्मोपैथी भी है, बट रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन, क्योंकि वो वर्स होगी इससे, तो उसमें भी नहीं देते। न्यू बॉर्न्स को आयोडीन नहीं देना, ये रेडियो एक्टिव आयोडीन बच्चों में भी नहीं देना, वैसे कंट्रोवर्शियल है रूल। जो बच्चे जो है पेशेंट यंग बच्चों के साथ होते हैं उनको भी नहीं देना, एंड पेशेंट्स हु रिफ्यूज़ उनको भी नहीं, ठीक है। अब इसकी प्री रिक्वेस्ट साइड यही होती है कि हमेशा जब भी रेडियो एक्टिव आयोडीन शुरू करना है उससे पहले हमें पेशेंट को यूथायराइड करना होता है। याद रखें, यूथायराइड कैसे करेंगे, यानी T3 T4 के लेवल्स को नीचे लाना होता है, नॉर्मल लाना होता है। इतने बड़े हुए हैं हाइपरथायरॉयड, इसको नॉर्मलाइज पहले करेंगे। तो एंटी थायराइड ड्रग्स देनी होती हैं पहले, पेशेंट को कहेंगे आप ये 4 दिन खा के आएँ, ये दवाइयाँ मेथिमाजोल, कार्बिमाजोल, जो हमने देखी, प्रोपाइल थायोरेसिल कोई भी दी जा सकती है, 4 दिनों के बाद आप आइएगा, ठीक है। एंड नॉट टू बी कमेंस्ड अंटिल 3 डे आफ्टर रेडियो एक्टिव आयोडीन। ये 4 दिन पेशेंट ने दवाइयाँ खाई, फिर हम सर्जरी करेंगे, सर्जरी नहीं सॉरी रेडियो एक्टिव आयोडीन उसको देंगे, ठीक है। और
अगर ये ट्रीटमेंट दे दिया रेडियो एक्टिव आयोडीन, उसके बाद भी 3 दिन तक ये दवाइयाँ नहीं खानी होती वैसे, ठीक है। पहले खानी है, 4 दिन तक खाएं, यूथायरॉइड हो गया पेशेंट, उसके बाद ये हम देंगे आयोडीन, उसके बाद ट्रीटमेंट के बाद रेडियो के आयोडीन के ट्रीटमेंट के बाद 3 दिन तक नहीं खानी होती, ठीक है। एडवांटेज ये है इस आयोडीन का, इसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं है और प्रोलॉन्ग थेरेपी भी नहीं है, जल्दी पेशेंट सही हो जाता है, उसके सेल्स हमने डिस्ट्रॉय कर दिए, ठीक है, सिंगल डोज में ही। चीप भी है, ईजी टू एडमिनिस्टर होता है। डिसएडवांटेज ये है कि इसमें लेट हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, हमने डिस्ट्रॉय कर दिए सेल, अब हाइपो हो सकता है पेशेंट को, लेट हाइपोथायरॉयडिज्म। दूसरा, आइसोटोप की फैसिलिटीज़ भी तो अवेलेबल होनी चाहिए, तो तभी हम ये कर सकते हैं, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। थर्ड मैनेजमेंट है सर्जरी, या तो हम थायरोटॉक्सिकोसिस की सर्जरी करें। जिनका लार्ज गोइटर है, मल्टी नोड्यूल्स हैं, ठीक है, और सॉलिटरी नोडुल, यहाँ हमने देखा स्मॉल टू मॉडरेट गोइटर विथ नो आई साइंस, उसमें हम रेडियो एक्टिव आयोडीन दे रहे हैं। अगर लार्ज गोइटर है, मल्टी नोड्यूलर है, या फिर वो सॉलिटरी नोड्यूल है एक अकेली, तो उसमें ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस सर्जरी होता है। जिन पेशेंट को आई साइंस है तो उनके लिए इंडिकेटेड है सर्जरी, जो पॉसिबल प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी। इसका एडवांटेज ये है कि इससे जो है गोइटर रिमूव कर देना होता है, रिमूव हो जाएगा, और क्योर इसमें जल्दी हो जाता है, पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है, इसका क्योर रेट जो है वो हाई है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि सर्जरी से दोबारा भी जो है ये गोइटर वगैरह एंड थायरोटॉक्सिकोसिस हो सकता है, लेकिन 5% केसेस में रिकरेंस 5% है। दूसरा ये डिसएडवांटेज है कि इसमें परमानेंट हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो सकता है, क्योंकि थायराइड के साथ अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड भी निकल गए तो हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म ये चीज़ें, और नर्व इंजरी भी तो है इसका रिस्क, जो मैंने थायरॉयडेक्टमी में आपको पूरा एक्सप्लेन किया। तो ये थोड़े से डिसएडवांटेजेस हैं सर्जरी के, ठीक है। नर्व इंजर हो सकती है, परमानेंट हाइपोपैराथायरॉयडिज्म का रिस्क होता है, ठीक है। अच्छा, ट्रीटमेंट क्या है? ग्रेव्स ऑफ्थेल्मोपैथी का जो आई डिजीज़ हो गई थी ग्रेव्स में, उसमें स्लीपिंग प्रॉप्टअप एंड लेटरल टार्सोरेफी विल नॉट प्रिवेंट द प्रोग्रेशन, यानी ये थोड़ा सा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है कि प्रॉप्टअप पेशेंट लेटे, पूरा वज़न जो है पीछे ना, थोड़ा सा ऊपर होके जिस तरह बैठते हैं इस तरह से जो है सोए प्रॉप्टअप पोजीशन में। और दूसरा टार्सोरेफी, लेटरल टार्सोरेफी आई में हमने देखा था। अच्छा, लेटरल टार्सोरेफी एक्चुअली लेटरल कॉर्नर ऑफ द आई को स्टिच कर देते हैं ताकि जो एक्सपोजर हुआ हुआ है, प्रोप्टोसिस हुआ हुआ है, वो थोड़ा सा बंद हो जाए, आई को थोड़ा सा यानी बंद किया है, आईलिड को सूचर करके लेटरली, ठीक है। तो ये किया जाएगा, स्लीपिंग प्रॉप्टअप, ठीक है, जो है स्ट्रेट पोस्चर से सोना। हाइपोथायरॉयडिज्म इंक्रीज प्रोप्टोसिस, जिस तरह हमने देखा कि हाइपोथायरॉयडिज्म इंक्रीज प्रोप्टोसिस एंड शुड बी अवॉइडेड, हाइपो भी नहीं होने देना। अच्छा, ठीक है। मैसिव डोजेज ऑफ प्रेडनिसोलोन हैव शोन इम्प्रूवमेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर ये स्टीरॉयड देंगे तो इन्फ्लेमेशन सही होगी, ग्रेव्स ऑफ्थेल्मोपैथी में इम्प्रूवमेंट शोन हुई है। इंट्रा ऑर्बिटल इंजेक्शन अगर करेंगे ना स्टीरॉयड का, तो वो डेंजरस है क्योंकि उससे वीनस कंजेशन हो सकती है, ठीक है। इंट्रा ऑर्बिटल नहीं देना स्टीरॉयड, बाकी प्रेडनिसोलोन ओरली दी जा सकती है। ऑर्बिटल डीकम्प्रेशन ऑफ द आई इज़ इन डेंजर, यानी जब आई डेंजर में हो तब ऑर्बिटल डीकम्प्रेशन करेंगे, एडीमा वगैरह की वजह से प्रेशर ज़्यादा हो गया तो उसको डीकम्प्रेस करेंगे। याद रखिए, रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी हमेशा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है ग्रेव्स ऑफ्थेल्मोपैथी में, क्योंकि ये और ज़्यादा आई डिजीज़ को वर्सन करेगी, ठीक हो गया। यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ ग्रेव्स ऑफ्थेल्मोपैथी भी कंप्लीट हुआ। देन आता है चॉइस ऑफ थेरेपी इन द थायरोटॉक्सिकोसिस, ठीक है। वैसे चॉइस ऑफ ओवरऑल ट्रीटमेंट मैंने आपको समझा दिया, लेकिन चॉइस ऑफ थेरेपी क्या होती है थायरोटॉक्सिकोसिस में? अगर पेशेंट 45 ईयर्स से एज का ज़्यादा है, बड़ा है 45 से, ग्रेव्स डिजीज़ है पेशेंट को, वो 45 अबव है, तो हम उसको रेडियो एक्टिव आयोडीन देंगे। लेकिन अगर लेस दैन 45 ईयर्स ऑफ एज है ग्रेव्स डिजीज़ का पेशेंट और उसका गोइटर भी लार्ज है, तो हमें सर्जरी करनी होती है, क्योंकि अभी वो यंग है और उसको फिर आगे जाके जो है स्पेशली यंग और मेल में कार्सिनोमा का रिस्क ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम लेस दैन 45 है तो हम सर्जरी करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर लेस दैन 45 है प्लस लेकिन स्मॉल गोइटर है, लार्ज था तो हमने सर्जरी की, लेस दैन 45 बट स्मॉल गोइटर, तो हम पेशेंट को एंटी थायरॉयड ड्रग्स या रेडियो एक्टिव आयोडीन पे ही रखेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने मैनेजमेंट करनी होती है थायरोटॉक्सिकोसिस की। फिर आता है चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स, तो इनमें देखें इनिशियली तो हम एंटी थायरॉयड ड्रग्स देते हैं बच्चों को और एडोलेसेंट्स को, ठीक है, एंटी थायरॉयड ड्रग्स, लेकिन फेल्ड रिजल्ट्स हैं, उससे फ़ायदा नहीं हुआ तो हम बच्चों में सर्जरी करते हैं, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक डिजीज़ का देखें, टॉक्सिक नोड्यूलर गोइटर है, पूरा ही ग्लैंड इनलार्ज है, नोड्यूलर है और वो बहुत सारा थायरॉयड हार्मोन बना रहा है, टॉक्सिक नोड्यूलर गोइटर, तो इसमें सर्जरी की जाएगी। लेकिन टॉक्सिक नोड्यूल है, एक ही सिर्फ टॉक्सिक नोड्यूल है ऑटोनोमस, जो ज़्यादा थायरॉयड हार्मोन बना रही है, पेशेंट 45 से कम उम्र का है, ठीक है, छोटा है, कम उम्र का है, तो उसमें हम सर्जरी करते हैं, जिस तरह हमने यहाँ भी देखा
लेस देन 45 में सर्जरी कर रहे थे। लेकिन अगर वही टॉक्सिक नोड्यूल है, सिर्फ एक नोड्यूल बनी है ग्लैंड में, बाकी ग्लैंड सही है, वो नोड्यूल जो है वो ज़्यादा हार्मोन बना रही है और पेशेंट 45 से ज़्यादा उम्र का है, तो फिर उसको हम रेडियो एक्टिव आयोडीन देंगे। ठीक है। इसी तरह रिसेंटली पेशेंट को अगर थायरोटॉक्सिकोसिस की वजह से रिसेंटली प्रोप्टोसिस हुआ है, तो हम उसको 6 महीने तक एंटी थायरॉयड ड्रग्स खाने के लिए देंगे। ठीक है। दोबारा से रिकरेंट थायरोटॉक्सिकोसिस का अगर आपके पास पेशेंट आया है, सर्जरी हुई थी, उसके बाद दोबारा रिकरेंट थायरोटॉक्सिकोसिस हुआ है, तो उसको फिर रेडियो एक्टिव आयोडीन दिया जाएगा। ठीक है। सर्जरी के बाद दोबारा हो गया उसको, तो आयोडीन से हम उसके सेल्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। रिकरेंट थायरोटॉक्सिकोसिस है आफ्टर सर्जरी, लेकिन ऐसी वुमेन में जो प्रेगनेंसी अचीव करना चाह रही है, विशिंग टू हैव चिल्ड्रन, तो उस वुमेन के लिए एंटी थायरॉयड ड्रग्स सेफ़ रहेंगी, जिसमें भी प्रोपाइल थायोयूरेसिल सेफ़ है। ठीक है। उसको रिकरेंट हुआ है, सर्जरी हो गई थी, दोबारा उसको थायरोटॉक्सिकोसिस हुआ है, तो हम प्रोपाइल थायोयूरेसिल ड्रग देंगे। थायरोकार्डियक पेशेंट है, यानी उसका हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से कार्डियक डैमेज भी हुआ है, तो उसके लिए रेडियो एक्टिव आयोडीन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है, प्लस में एंटी थायरॉयड ड्रग्स। ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट जो है ये मैनेजमेंट है, चॉइस ऑफ थेरेपी इन दी थायरोटॉक्सिकोसिस, जो आपने ये थोड़ा सा याद रखना है, या आपसे वाइवा में ये क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। ठीक है। अब जो है हमारा आ जाता है लास्ट टॉपिक, विच इज़ दी थायरॉयडेक्टमी, और उसके बाद थोड़ा सा हम देखेंगे थायरॉयड स्टॉर्म के बारे में। ठीक है। ये सारा थायरॉयडेक्टमी जो मैं आपको पेले एंड लव से और डॉगर से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यहाँ पर देखिए इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि सबसे पहले पेशेंट का थायरॉयड ग्लैंड निकालना है, जो हम बार बार सर्जरी कह रहे हैं, तो सर्जरी में थायरॉयड ग्लैंड हम निकाल रहे हैं। उसकी प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन क्या है? सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी होता है कि अगर पेशेंट हाइपर थायरॉयड है, उसके T3 T4 बढ़े हुए हैं, तो उसको यू थायरॉयड करना होता है। सर्जरी से पहले उसके थायरॉयड हार्मोन्स को नॉर्मलाइज करना होता है। कैसे करेंगे? या तो कार्बिमाजोल, ठीक है, 30 to 40 मिलीग्राम, ये सारा इसने बेले की कॉपी करके इसने इरफान मसूद में लिखा हुआ है, एज इट इज़ वही चीज़ें रिवाइज हो रही हैं। कार्बिमाजोल 30 to 40 मिलीग्राम पर डे ड्रग ऑफ चॉइस होती है प्रिपरेशन के लिए। जब यू थायरॉयड हो जाएगा, 8 से 12 हफ्तों तक पेशेंट ने खाई है कार्बिमाजोल, अब वो यू थायरॉयड हो गया, तो उसके बाद हम डोज को रिड्यूस कर सकते हैं। पहले हम 30 to 40 दे रहे थे, अब हम उसको 5 मिलीग्राम हर 8 घंटे पे देंगे। ठीक है। पहले एक दिन में वो 30 to 40 मिलीग्राम खा रहा था। दूसरा तरीका ये भी होता है कि हम कैसे पेशेंट को यू थायरॉयड करें, बीटा ब्लॉकर्स की मदद से। बीटा ब्लॉकर्स क्या करती हैं? पेरीफेरी में T4 को T3 में कन्वर्ट नहीं होने देती, इसको ब्लॉक करेंगी। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर का ये फ़ायदा होता है कि सिम्टम्स को कंट्रोल करती हैं। ठीक है। जो सिम्टम्स होते हैं ना हाइपरथायरॉयडिज्म वाले, वो सारे कंट्रोल होंगे। रैपिड कंट्रोल हो सकता है इनके साथ, और इसको विदिन 1 वीक अरेंज किया जा सकता है। अच्छा, बीटा ब्लॉकर में हमें पता है कि प्रोपेनालोल 40 मिलीग्राम 3 टाइम्स पर डे ये दी जाएगी। फिर इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, इसका डोज 80 मिलीग्राम 3 टाइम्स पर डे। ठीक है। अच्छा, बीटा ब्लॉकर थायरॉयड हार्मोन के सिंथेसिस के साथ याद रखिएगा इंटरफेयर नहीं करेंगे जिस तरह ये कर रही थी। ये सिर्फ जो है इसमें हार्मोन के लेवल ज़्यादा होंगे ट्रीटमेंट के दौरान, एंड फॉर सम डेज आफ्टर थायरॉयडेक्टमी, हमने सर्जरी कर ली उसके बाद भी जो है थायरॉयड हार्मोन के लेवल ज़्यादा हो सकते हैं। ये एक्चुअली सिर्फ जो है सिम्टम्स को कंट्रोल करती है हाइपरथायरॉयडिज्म के, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम ड्रग को 7 डेज़ पोस्ट ऑपरेटिवली दें। ठीक है। थायरॉयड निकाल भी दिया, फिर भी पेशेंट बीटा ब्लॉकर्स कंटिन्यू रखेगा, क्योंकि हार्मोन्स के लेवल्स बढ़े हुए होते हैं, इसीलिए इसको कंटिन्यू रखेगा। सर्जरी के बाद भी 7 दिन तक वो बीटा ब्लॉकर प्रोपेनालोल खाता रहेगा। तीसरा ये भी तरीका होता है प्री ऑपरेटिव, हम कैसे यू थायरॉयड करें, आयोडीन की मदद से। कार्बिमाजोल और या फिर बीटा ब्लॉकर के साथ ही हम आयोडीन दे सकते हैं ऑपरेशन से 10 दिन पहले पेशेंट को आयोडीन। ठीक है। उसमें पोटेशियम आयोडाइड है, 60 मिलीग्राम 3 टाइम्स डेली ये पोटेशियम आयोडाइड देना है। इससे ग्लैंड की वास्कुलैरिटी कम होगी, तो जब ऑपरेशन होगा ना 10 दिनों के बाद, तो उसमें ब्लीडिंग कम होगी, ब्लड लॉस कम होगा। ठीक है। तो वास्कुलैरिटी को कम करता है पोटेशियम आयोडाइड। ये प्री ऑपरेटिव है। प्री ऑपरेटिव अब कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी, ऑब्वियसली पेशेंट का ऑपरेशन होने जा रहा है, तो हम क्या इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे? उसके थायरॉयड फंक्शन टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मेनली, दूसरी उसकी लेरिंजोस्कोपी करवाई जाएगी वोकल कॉर्ड्स, इनको टेस्ट करने के लिए। ऐसे ना हो पहले से पैरालाइज्ड हो, कोई इशू हो, और जब पेशेंट की सर्जरी हो तो हमने नर्व डैमेज, हमें लगे कि हमने नर्व डैमेज कर दी है। ठीक है। लेरिंजोस्कोपी होगी। थायरॉयड एंटीबॉडीज़ करवाई जाएंगी ग्रेव्स डिजीज़ वगैरह के लिए। सीरम कैल्शियम एस्टिमेशन लाजमी किया जाएगा कि पेशेंट को पहले से ही हाइपो पैराथायरॉयडिज्म या ऐसा कोई इशू तो नहीं है, वरना हम भी गलती से पैराथायरॉयड ग्लैंड्स निकाल ना दें। तो पेशेंट के अपने सीरम कैल्शियम लेवल्स, आइसोटोप स्कैनिंग की जाएगी। ठीक है, कि वो
कैंशियस तो नहीं है, नोड्यूल अगर कोई नोड्यूल है तो ये प्री ऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशन लाजमी करवानी है। थायराइड फंक्शन टेस्ट, लेरिंजोस्कोपी, थायराइड एंटीबॉडी, सीरम कैल्शियम एस्टिमेशन, आइसोटोप स्कैनिंग। ठीक है, अब जो है स्टेप्स आ जाते हैं थायराइडेक्टमी के, किस तरह से ये सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म किया जाएगा। सबसे पहले मैंने आपको दिखाया भी था कि हम एक्सटर्नल नॉच पे, अच्छा जी ये आप वीडियो देखें, यहाँ पे जो इंसिजन लगानी होती है ट्रांसवर्स इंसिजन 2 सेंटीमीटर अबव दी स्टर्नल नॉच। ठीक है, अच्छा स्किन, सबकुटेनियस फैट और प्लेटिज्मा मसल को इंसाइज किया ट्रांसवर्सली। ठीक है, जो ये इन्वेस्टिंग फेशिया है, कनेक्टिव टिश्यू स्टर्नोहायोइड और स्टर्नोथायरॉयड मसल्स के दरमियान, वो भी सारे जो हैं इंसाइज किए वर्टिकली। ये भी इन्होंने प्लेटिज्मा दिखाया, उसने उनको इंसाइज किया। ठीक है, इन्वेस्टिंग फेशियाज को और कनेक्टिव टिश्यू जो हमारे स्टर्नोथायरॉयड और स्टर्नोहायोइड के दरमियान उनको भी करेंगे। एज अ रूल जो स्ट्रैप मसल है उनको डिवाइड नहीं करना, लेकिन अगर गोइटर बड़ा है तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। प्री ट्रैकियल फेशिया जो है थायरॉयड के अराउंड, उसको भी इंसाइज करेंगे। ठीक है, इसके अलावा प्री ट्रैकियल फेशिया, इसके अलावा जो थायरॉयड लोब जब हमें मिलेगा तो उस थायरॉयड लोब को क्या करेंगे कि हमने डिटैच करना होता है, मोबिलाइज करना होता है। ठीक है, थायरॉयड लोब को। अच्छा, रिकरेंट लेरिंजल नर्व याद रखिए, उसको आइडेंटिफाई करना है। ये जनरली ये प्रोसीजर जो है चल रहा है। ठीक है, अच्छा रिकरेंट लेरिंजल नर्व आइडेंटिफाई की। ट्रेडिशनली कहा जाता है कि सुपीरियर जो थायरॉयड आर्टरी है उसको हम टाई ऑफ करेंगे क्लोज टू द थायरॉयड ग्लैंड टू प्रोटेक्ट द एक्सटर्नल लेरिंजल नर्व, क्योंकि जो सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी होती है उसी के साथ हमारी एक्सटर्नल लेरिंजल नर्व होती है, तो उसको हमने प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, उसको टाई ऑफ करेंगे ताकि हम एक्सटर्नल लेरिंजल नर्व को प्रोटेक्ट करें। और ट्रेडिशनली जो इन्फीरियर थायरॉयड आर्टरी है उसको हम टाई ऑफ करेंगे लेटरली अवे फ्रॉम द थायरॉयड, ताकि हम रिकरेंट लेरिंजल नर्व को प्रोटेक्ट करें। ठीक है, जो नीचे से आएगी इन्फीरियर थायरॉयड आर्टरी उसको लेटरली टाई ऑफ करेंगे ताकि हम रिकरेंट लेरिंजल नर्व को प्रोटेक्ट करें। हाउएवर मैनी जो सर्जन्स हैं वो इन्फीरियर थायरॉयड आर्टरी के ब्रांचेस को डिवाइड कर देते हैं इंडिविजुअली ऑन द ग्लैंड टू प्रोटेक्ट द ब्लड सप्लाई ऑफ पैराथायरॉयड। ठीक है, पैराथायरॉयड्स की ब्लड सप्लाई को बचाने के लिए वो उसको जो है कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं इन्फीरियर थायरॉयड आर्टरी की ब्रांच को। अच्छा, फिर जो है हम थायरॉयड ग्लैंड होगा उसको एक्सरसाइज करेंगे, हीमोस्टेसिस, सक्शन, ड्रेन, ये सारी करके क्लोजर करेंगे हम लेयर्स के अंदर, और क्लिप्स लगाएंगे स्किन के साथ या बीडेड सब क्यूटिकुलर मोनोफिलामेंट जैसे प्रोलीन यूज़ करेंगे। ठीक है, प्रोलीन। अच्छा, ये इसने क्या चीज़ कट की है, थायरॉयड ग्लैंड को इसने इंफ्रामीडियली पुल किया और ये ताकि स्ट्रैप्स को रिमूव करे, स्ट्रैप मसल्स को। ठीक हो गया। फिर इसने क्लैंप यूज़ किया है ताकि सुपीरियर पोल वास्कुलेचर को इसने लाइगेट किया। अच्छा, मोर मसल जो है इसने सराउंडिंग ग्लैंड से रिमूव किया। रेस्ट ऑफ द सुपीरियर पोल वेसल्स आर डाइसेक्टेड एंड लाइगेटेड। मिडलाइन सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ग्लैंड इज़ बाइपोलर। ठीक है, उसको बाइपोलर किया। ये पैराथायरॉयड है, थायरॉयड है, कैरोटिड है, ये सारी चीज़ें इसने दिखाई। कॉमन कैरोटिड है। अगेन ग्लैंड को कॉन्ट्रालेटरल साइड पे कर रहा है ट्रैक। अच्छा, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो। आखिर में जो है बस ग्लैंड निकलेगा। ये बहुत ज़्यादा डीप इसने बताया है। ठीक है, डीपली एक्सप्लेन किया, अच्छा एक्सप्लेन किया वैसे। ओके, हेयर कम्स द थायरॉयड ग्लैंड। ये जो इसके स्टेप्स बस आप याद रखें, जो इरफान मसूद में है वही याद रखें इनफ है। और ये इसने रिमूव किया। ठीक है, अब जो फेशिया है स्टेप्स के ऊपर उसने इसको सूचर कर दिया। यही स्टेप्स आप याद रखें, काफ़ी हैं। ट्रांसवर्स इंसिजन दे के इनको स्किन, सबकुटेनियस, प्लेटिज्मा, इनको ट्रांसवर्सली किया कट, फेशिया, कनेक्टिव टिश्यू इनको भी सेपरेट किया स्टेप्स को। फिर थायरॉयड लोब मोबिलाइज़ किए, रिकरेंट लेरिंजल नर्व आइडेंटिफाई की, सुपीरियर थायरॉयड के साथ एक्सटर्नल लेरिंजल होगी उसको ऊपर कर दिया टाई ऑफ,
इन्फीरियर थायरॉयड आर्टरी के साथ रिकरेंट लैरिंजियल नर्व होगी, उसको लेटरली दूर कर दिया ताकि वो प्रोटेक्ट हो। लेकिन इसकी बता रहा है कि पैराथायरॉयड की क्योंकि ब्लड सप्लाई को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्फीरियर थायरॉयड आर्टरी की ब्रांचेस को भी बहुत से सर्जन डिवाइड कर देते हैं। थायरॉयड ग्लैंड एक्सरसाइज किया, हीमोस्टेसिस, सक्शन, ड्रेन एंड प्रोलीन के साथ जो है सब जो है हमने क्लोज़ किया। ठीक है, अब कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। थायरॉयडेक्टमी में जो कॉम्प्लिकेशन है मेनली बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं, जिसमें मेनली आपने ब्लीडिंग याद रखना है, हेमरेज, इमीडिएटली रिकवरी में या फिर लेट वार्ड में जो है जब पेशेंट को वार्ड में एडमिट करेंगे तब भी हो सकती है ब्लीडिंग। ठीक है, या इमीडिएटली रिकवरी में भी। तो ये क्या करवाइए, एक्सपेंडिंग नेक हेमाटोमा हो सकता है, वहीं पे ब्लड आ रहा है ब्लड नेक में, तो उसमें उसकी वजह से डिस्निया होगा, पेशेंट को पेन होगा और सेंसेशन ऑफ नेक स्वेलिंग। ठीक है, स्ट्राइडर और साइनोसिस, क्योंकि उसकी ट्रैकिया वगैरह ये भी उस हेमाटोमा की वजह से कंप्रेस हो रहे हैं, तो इसलिए एक इमरजेंसी होती है। याद रखिए इसकी मैनेजमेंट में हमने कॉल फॉर हेल्प करना है। अक्यूट ब्लीडिंग कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। सबसे पहले एयरवे मेंटेन करना है, पहली प्रायोरिटी है। ठीक है, क्योंकि लेरेंजल इडीमा की वजह से उसको एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो हमने एयरवे किया। आईवी फ्लूइड रिससिटेशन, अगर पेशेंट टैकीकार्डिक है या हाइपोटेंसिव है, ठीक है, तो बीपी लो हो रहा है, हम आईवी, क्योंकि ब्लीडिंग हो गई है ना, तो आईवी फ्लूइड रिससिटेशन करेंगे ताकि वो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में ना जाए। हाई फ्लो ऑक्सीजन देंगे 8 लीटर पर मिनट नॉन रीब्रीदिंग मास्क के थ्रू। ठीक है, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है, हमने इमरजेंसी उस हेमाटोमा को निकालना है, इवैक्यूएट करना है इन द थिएटर। हेमाटोमा यूजुअली कलेक्ट्स डीप टू द प्लेटिस्मा, इसके नीचे, और स्ट्रैप मसल्स के नीचे कलेक्ट होता है हेमाटोमा, उसको इवैक्यूएट करना है। ठीक है, इवन हम जो है उसको सबकुटेनियस स्पेस में भी भेज सकते हैं हेमाटोमा को, वो फिर भी इतना डेंजरस नहीं है। अगली कॉम्प्लिकेशन होती है थायरॉयडेक्टमी की, कि इस ऑपरेशन के दौरान रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन होती है, वो लेरेंजल इडीमा की ही वजह से हो रहा है, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन। अच्छा, मोस्ट कॉमनली लेरेंजल इडीमा जो है ना कॉज होता है बाय द डीप टेंशन हेमाटोमा। डीप टेंशन हेमाटोमा की वजह से लेरेंजल इडीमा होता है। ठीक है, वो जो हेमाटोमा बना है उसने टेंशन दी उसकी वजह से, तो उसमें भी इमरजेंसी इवैक्यूएशन ही करनी है हमने हेमाटोमा की, क्योंकि उसी की वजह से लेरेंजल इडीमा हुआ है जो ऑब्स्ट्रक्शन करवा रहा है। हेमाटोमा ही निकालेंगे। अगर ऑब्स्ट्रक्शन से फ़ायदा नहीं हो रहा तो फिर हम पेशेंट को ट्रैकियल इंट्यूबेशन करेंगे, उसका एयरवे मेंटेन करेंगे। अगली कॉम्प्लिकेशन होती है ट्रैकियोमलेशिया। वैसे ये भी रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन का ही एक रेयर कॉज बनता है इस सर्जरी में। ट्रैकिया की किंकिंग हो जाती है, ठीक है, जो कि लॉन्ग स्टैंडिंग गोइटर में देखी गई है। वेंट्रिकल वाल कोलैप्स आफ्टर इट्स रिमूवल ऑफ सपोर्ट, यानी इतना बड़ा काफ़ी टाइम से पेशेंट को गोइटर था जो उसके ट्रैकिया को उसने यूँ किंक किया हुआ था, उसको कंप्रेस किया हुआ था। तो जब हमने इतना बड़ा गोइटर सर्जरी करके थायरॉयडेक्टमी करके निकाल दिया, तो वो जो है उसके ट्रैकिया को एक तरह की सपोर्ट मिली हुई थी उस गोइटर की वजह से, तो वो जो है चली गई। यानी ट्रैकिया सीधा था, उसने एक तरह से उसको सपोर्ट किया हुआ था, गोइटर ने ट्रैकिया को ही सपोर्ट किया। जब हमने इतना वज़न निकाल दिया तो ट्रैकिया यूँ किंक हो गया, जिसकी वजह से पेशेंट को जो है लेरेंजियोमलेशिया होता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन होता है। इसके अलावा अगली कॉम्प्लिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है नर्व डैमेज थायरॉयडेक्टमी में। जो एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व होती है ये सुपीरियर थायरॉयड आर्टरी के क्लोज रन कर रही होती है। रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जो है वो इन्फीरियर थायरॉयड आर्टरी के क्लोज रन करती है। अगर पेशेंट को अक्यूट एक साइड की यूनिलेटरल रिकरेंट लेरेंजियल नर्व डैमेज हुई तो हॉर्सनेस होगी, इमीडिएट एयरवे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर दोनों साइड की बायलेटरल रिकरेंट लेरेंजियल नर्व अक्यूटली डैमेज होती हैं, जो कि एक्सट्रीमली रेयर होता है, तो उसमें फिर दोनों वोकल कॉर्ड ऑब्वियसली एडक्ट हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, तो पेशेंट को इसमें एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगा। ठीक है, सांस लेने में एयरवे बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, एडक्ट हो जाएंगे, क्योंकि एबडक्शन करवा रही है रिकरेंट लेरेंजियल, तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है, हम री इंट्यूबेट करेंगे, इफ़ नॉट पॉसिबल तो हमें ट्रैकियोस्टमी करनी होगी या इमीडिएट क्रिकोथायरॉयडेक्टमी करनी होगी, पेशेंट का एयरवे मेंटेन करना होगा। ठीक है, अच्छा, फॉलो अप आफ्टर थायरॉयडेक्टमी, ये पूरा सर्जरी हो गई, अब फॉलो अप का कब कहेंगे पेशेंट को, थायरॉयडेक्टमी के बाद आफ्टर थायरॉयडेक्टमी वॉइस और वोकल कॉर्ड का फंक्शन जो है हमने असेस करना है फर्स्ट फॉलो अप पे। ठीक है, 4 हफ्तों के बाद हम पेशेंट को कहेंगे आप आइएगा उसकी वॉइस चेक करने के लिए और कॉर्ड के फंक्शन को, ताकि हम रिकरेंट लेरेंजियल नर्व की इंटेग्रिटी को चेक करेंगे कि हमने सर्जरी के दौरान उनको डैमेज तो नहीं कर दिया। ठीक है, 4 वीक्स के बाद। अच्छा, एक कंडीशन होती है थायरॉयड स्टॉर्म। थायरॉयड स्टॉर्म क्या होता है, एक्चुअली हाइपरथायरॉयडिज्म जो है ना, हम पढ़ते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, थायरोटॉक्सिकोसिस वगैरह। अगर हाइपरथायरॉयडिज्म की अक्यूट एग्जासर्बेशन होती है, अक्यूटली वो एग्जासर्बेट करता है, तो उसको हम कहते हैं थायरॉयड स्टॉर्म। तो ये तब होता है जब अगर थायरोटॉक्सिक पेशेंट इनएडिक्वेटली प्रिपेयर्ड हो फॉर थायरॉयडेक्टमी,
यानी हम बार बार पढ़ रहे थे कि हाइपर थायराइड था या थायरोटॉक्सिकोसिस का जो पेशेंट था, हमेशा उसको पहले यू थायराइड करना होता है, फिर हम सर्जरी करते हैं, दवाइयाँ दे के यू थायराइड करना होता है। लेकिन अगर ऐसे ही पेशेंट पे हमने कर दी, थायरोटॉक्सिक पेशेंट पे सर्जरी कर दी, थायरोइडेक्टमी कर ली, तो फिर उसमें होता है ये थायराइड स्टॉर्म, हाइपरथायरॉयडिज्म की एक्यूट एक्सासर्बेशन होती है। होता क्या है, बहुत सारा मैसिव अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन सर्कुलेशन में रिलीज़ हो जाता है, ठीक है, वो उसमें स्टोर हो रहा होता है ना कोलोइड में, सर्जरी में फिर वो रिलीज़ हो जाता है, तो उससे पेशेंट को टैकीकार्डिया होगा, डिहाइड्रेशन, हाइपर पायरेक्सिया, बहुत ज़्यादा हाइपर पायरेक्सिया फीवर होगा, रेस्टलेस होगा, पेशेंट को वॉमिटिंग, डायरिया, एट्रियल फिब्रिलेशंस होंगी और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ये थायराइड स्टॉर्म में हो रहा है, हमने प्रिपेयर नहीं किया था पेशेंट को, थायरोटॉक्सिक को ऐसे ही सर्जरी कर दी, तो बहुत सारा थायराइड हार्मोन सर्कुलेशन में आया है, उसने डिहाइड्रेशन, टैकीकार्डिया, हाइपर पायरेक्सिया, रेस्टलेसनेस, वॉमिटिंग, डायरिया, एट्रियल फिब्रिलेशन एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर करवाया। तो क्या देंगे हम ट्रीटमेंट में हमने प्रोपेनालॉल देना है ओरली, ठीक है, या आईवी में हम पेशेंट को थायराइड स्टॉर्म के पेशेंट को हम आईवी में या ओरली 40 मिलीग्राम 6 आवरली हम प्रोपेनालॉल देंगे, या कार्बिमाजोल भी दी जा सकती है 6 घंटों पे 10 to 20 मिलीग्राम, ठीक है, हमने लेके आना डाउन। प्रोपेनालॉल और कार्बिमाजोल दोनों देंगे, ठीक है, सिम्टम्स को करेक्ट करेगा प्रोपेनालॉल, कार्बिमाजोल थायराइड हार्मोन्स को सिंथेसिस को रोकेगा। लुगोल आयोडीन 10 ड्रॉप देंगे 8 आवरली, हर 8 घंटों पे 10 ड्रॉप से लुगोल आयोडीन के, या सोडियम आयोडाइड के 1 ग्राम आईवी में दिया जा सकता है, ठीक है, लुगोल आयोडीन माउथ के ज़रिए, 1 ग्राम सोडियम आयोडाइड अगर देना है तो आईवी में। आईवी हाइड्रोकोर्टिसोन देंगे, आईवी फ्लूइड्स देंगे, आइस पैक्स की मदद से कूलिंग करेंगे और ऑक्सीजन सपोर्ट। अच्छा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के लिए हम पेशेंट को डायूरेटिक्स भी देते हैं, ठीक है, और इसके अलावा जो एट्रियल फिब्रिलेशन हो रही है इसमें, फिर उसके लिए डाइजॉक्सिन देंगे। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो हो रहा था उसके लिए डायूरेटिक्स और उसके लिए एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए डाइजॉक्सिन। तो ये मैनेजमेंट है पूरी थायराइड स्टॉर्म की। इसके अलावा अदर कॉम्प्लिकेशंस हमें पता होनी चाहिए थायराइडेक्टमी की, जिसमें थायराइडेक्टमी हमने की, हाइपोथायरॉयडिज्म भी हो सकता है पेशेंट को, ठीक है, और हाइपोकैल्सीमिया टेम्पररी होता है क्योंकि हमने पैराथायरॉइड्स को ब्रूज कर दिया, उसकी ब्रूजिंग की वजह से टेम्पररी थोड़े टाइम के लिए हाइपोकैल्सीमिया। काफ़ी टाइम परमानेंट हो गया बिल्कुल पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया, तो उसका मतलब है हमने पैराथायरॉइड्स भी उस बेचारे के निकाल दिए थायराइड को निकालते वक्त, तो उसमें परमानेंट हाइपोकैल्सीमिया होगा। उसके बाद आता है पोस्ट थायराइडेक्टमी नेक स्वेलिंग। पेशेंट आया आपके पास, उसका आपने थायराइडेक्टमी की, उसके बाद उसको नेक स्वेलिंग आपको मिल रही है उस पर, तो उसमें आपने सबसे पहले देखना है साइंस ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, तो उसमें आपने क्या चीज़ें देखनी है, लुक फॉर डिस्कम्फर्ट तो नहीं है पेशेंट को, इंसिजन जो हमने दी थी उसके नीचे तो स्वेलिंग नहीं हुई, पेशेंट ब्रेथलेसनेस तो नहीं है, नॉइजी ब्रीदिंग, एजिटेशन या कन्फ्यूजन तो नहीं है, उसको गुस्सा तो नहीं आ रहा, और उसका कॉशियसनेस तो रिड्यूस नहीं हो रहा। तो ये सारे आप साइंस ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन देख रहे हो क्योंकि पेशेंट नेक स्वेलिंग के साथ आया है, ठीक है। अगर स्लाइट सी स्वेलिंग है, मामूली सी, कोई सिम्टम्स नहीं हो रहे, तो आप सीनियर को इन्फॉर्म करोगे और 30 मिनट्स के अंदर पेशेंट को रिव्यू करोगे। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट स्वेलिंग है और वो माइल्ड सिम्टम्स भी करवा रही है, तो उसमें आपने सीनियर को इन्फॉर्म करना है, और जो आपने स्किन सूचर्स लगाए थे सर्जरी के बाद उनको थोड़ा रिलीज़ करना है, सूचर्स को, ठीक है। अगर कोई सबकुटेनियस हेमाटोमा है तो उसको इवैक्यूएट करेंगे स्टीराइल ग्लव्ड फिंगर्स के साथ, ठीक है। अगर वो स्वेलिंग स्ट्रैप मसल्स के नीचे है तो उनको सूचर्स को हम डिवाइड करेंगे और हेमाटोमा को जेंटली इवैक्यूएट करेंगे इस स्ट्रैप मसल्स के नीचे से विद द स्टीराइल ग्लव्ड फिंगर की मदद से हम ये हेमाटोमा निकाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर पेशेंट को जो है साइंस ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है जो आपने नोट की है, तो उसमें जल्द अज जल्द आपने हाई फ्लो ऑक्सीजन मास्क के ज़रिए देनी है पेशेंट को। आप सीनियर से कहोगे कि इमीडिएटली आएँ, ठीक है, उसकी हेल्प, कॉल फॉर हेल्प, कॉल सीनियर एनेस्थेटिस्ट अर्जेंटली, उसको भी बुलाएंगे एनेस्थेटिस्ट को। ट्रैकियोस्टमी किट अरेंज करनी है, ठीक है, एयरवे को जल्दी मैनेज करना है एयरवे, और प्रोसीड विद द इवैक्यूएशन ऑफ नेक हेमाटोमा, उसको जल्दी इवैक्यूएट करेंगे। पेशेंट को जो है लीव नहीं करना अनटिल डेफिनेटिव एयरवे इज़ सिक्योर, क्योंकि वो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के साथ आया, उसको जब तक उसका डेफिनेटिव एयरवे आपने नहीं सिक्योर किया, आपने इसको अकेला नहीं छोड़ना, और कंसल्टेंट को इन्फॉर्म करेंगे एज सून एज प्रैक्टिकल, ठीक हो गया। अब इसने जो है इरफान मसूद ने एक टिपिकल केस शेयर किया है कि एक 50 ईयर ओल्ड की वुमेन थी और वो अक्यूटली कन्फ्यूज़ हो गई
उसकी सर्जरी हुई थी थायरॉयडेक्टमी, उसके 12 घंटों के बाद वो उनको अक्यूटली वो कंफ्यूज हो गई, ठीक है। तो कंप्लेन कर रही हैं कि उनको सीवियर किस्म का एब्डोमिनल पेन भी है, पाल्पिटेशंस भी हो रही हैं और डायरिया भी हो रहा है। तो ये देखिए अभी हमने टॉपिक डिस्कस किया और ECG पे एट्रियल फिब्रिलेशन भी मिला। तो ये टिपिकल केस है थायराइड स्टॉर्म का, ये सारे उसी के सिम्टम्स हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन हुई है थायरॉयडेक्टमी की, थायराइड स्टॉर्म। इसको यूथायरॉयड नहीं किया होगा, ऐसे सर्जरी कर दी है, बहुत सारे थायराइड हार्मोन सर्कुलेशन में आ गए और ये सिम्टम्स हो रहे हैं। अच्छा, टिपिकल केस है कि 64 ईयर ओल्ड मैन है, उसको सिवियर डिफ़िकल्टी हो रही है इन ब्रीदिंग शॉर्टली आफ्टर अ टोटल थायरॉयडेक्टमी। टोटल थायरॉयडेक्टमी के लिए अब डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग हो रही है। एग्जामिनेशन पे पता चला कि इसका रेस्पिरेटरी रेट जो है वो 34 ब्रेथ पर मिनट है, यानी पेशेंट तो जो है हाइपर वेंटिलेट कर रहा है क्योंकि ऑब्वियसली उसको एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन लग रही है, रेस्पिरेटरी रेट एलिवेटेड है। और अस्कल्टेशन पे हमें उसका इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर मिल रहा है, यानी ऑब्स्ट्रक्शन है। स्ट्राइडर जो है याद रखिए हमेशा, हमें पता है कि अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में होता है, तो इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर है मतलब अपर एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन है कोई। वीज जो है वो लोअर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो स्ट्राइडर मिल रहा है और इसके अलावा नेक पे कोई स्वेलिंग लेकिन नहीं मिल रही, तो ये इंडिकेट कर रहा है अक्यूट बायलेटरल रिकरेंट लैरिंजियल नर्व पैरालिसिस, क्योंकि पेशेंट को डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग भी हो रही है बिल्कुल टोटल थायरॉयडेक्टमी के बाद, सीवियर किस्म की डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी जो है कोई और कॉज हेमाटोमा वगैरह ये क्यों नहीं है, क्योंकि जो है पेशेंट को कोई स्वेलिंग नहीं मिल रही, हमें कोई नेक स्वेलिंग नहीं है, और इसके अलावा उसको इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर है और इसका रेस्पिरेटरी रेट भी ज़्यादा है, तो मतलब उसको एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन उसके जो है बायलेटरल जो है दोनों साइड पे जो है वोकल कॉर्ड पैरालाइज हो गए हैं, तो बिल्कुल एडडक्टेड है, एबडक्ट नहीं हो रहे वोकल कॉर्ड, एयरवे बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्टेड है, अक्यूट बायलेटरल रिकरेंट लैरिंजियल नर्व पैरालिसिस। 27 ईयर ओल्ड वुमेन है, पोस्ट थायरॉयडेक्टमी के 2 दिन के बाद उसको माउथ के अराउंड नमनेस भी हो रही है और पिन्स और नीडल्स जैसी सेंसेशन उसको फिंगर्स में हो रही है, तो ये हाइपोकैल्सीमिया के सारे सिम्टम्स हैं। थायरॉयडेक्टमी के बाद अगर गलती से पैराथायरॉयड हार्मोन्स ग्लैंड्स भी निकाल दिए तो कैल्शियम लेवल लो हो जाएगा, हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा, और उसमें ये हमें मिलते हैं साइंस एंड सिम्टम, ठीक है। तो ये डिफरेंट हमने केसेस देखे, यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है थायरोटॉक्सिकोसिस, हाइपरथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह छोटा सा टॉपिक है हाइपोथायरॉयडिज्म, वो कवर करके उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नियोप्लाज्म्स ऑफ द थायराइड, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा।